हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। जैसा कि आप सभी को बताइए गाइस, अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम चल रही है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम अगर आपका 12 तारीख से 26 तारीख के बीच में है, यानी कि 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आप एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नो एनालिसिस ओनली एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये हम आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है? तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे फॉर 12 तारीख से लेकर 26 सितंबर के बीच में जो आपकी एग्जाम होगी उनके लिए। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? जीके जीएस करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये आपका जीके जीएस का बेसिकली प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आप इसको एज ए मानते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी डिटेल में लेकर आए हैं हर एक चीजें। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। क्लियर है? और गाइज एसएससी सीजीएल की अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है। और यहाँ पर पूरे हमने ऑल टॉपिक डाल रखे हैं जो आपकी एग्जाम में स्टैटिक जीके वगैरह जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है, एसएससी की जितने भी आपके पहले पेपर हुए सब में जो जो टॉपिक आपका पूछा जा रहा है वो सभी यहाँ पर ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं। एफएलटी और सारी चीजें डली है, पीडीएफ वगैरह, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बना है, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट का। किस शासक का संबंध न्याय की जंजीर से है? किस शासक का संबंध न्याय की जंजीर से है? तो जहांगीर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर को न्याय की जंजीर नामक अपनी नवीन नीति के लिए जाना जाता है, और इस नीति में जहांगीर ने अपने महल की दीवारों पर घंटियों वाली एक लंबी सुनहरी जंजीर लगा रखी थी। उसने यह सुनिश्चित किया था कि जिस किसी के साथ अन्याय हुआ है वह महल में आ सकता है और जंजीर खींच सकता है और उसे साझा कर सकता है, यानी कि उसे साझा कर सकता है और निवारण के लिए सुना जा सकता है। तो ये जो न्याय की जंजीर थी, इसीलिए इसका नाम न्याय की जंजीर रखा था। क्यों रखा था? जिसके साथ अन्याय हुआ था वह महल में आ सकता है, जंजीर को खींच सकता है और जो है निवारण उसका सुना जा सकता है, उससे साझा किया जा सकता है चीजें। तो ये आपका बेसिकली न्याय की जंजीर आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है? जहांगीर से, जहांगीर शासक से संबंधित न्याय की जंजीर का। देखिए अब मुगल शासक जहांगीर को न्याय की जंजीर ले जाना जाता है। उन्होंने आगरा के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर एक सोने की जंजीर बंधवाई थी। इस जंजीर में करीब 60 घंटियां लगी हुई थी, और इस जंजीर के जरिए फरियादी मुश्किल समय में अपनी गुजारिश जो है ये रख सकते थे। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के बेटे थे, और मुगल जो है चौथे मुगल सम्राट थे ये। इन्होंने गाइस 1605 से 1627 तक शासन किया था। तो 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया था। आपको याद रखना है 22 साल इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल के पेड़ देश की विशिष्ट प्रजाति है। तो साल के जो पेड़ है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इनकी विशिष्ट प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। साल जो है 30 से 35 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, और यह एक मध्यम धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। यहाँ आर्द्र क्षेत्रों में सदाबहार और शुष्क क्षेत्रों में शुष्क मौसम पर्णपाती है। साल के पेड़ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट प्रजातियां हैं, जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। साल का जो पेड़ है ये सोरिया रोबस्ट या फिर डिप्टोक्रोपेसी परिवार का पेड़ है एक, और यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। साल के पेड़ आर्द्र पर्णपाती वृक्षों की श्रेणी में आते हैं, और ये जो पेड़ है मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर शुष्क मौसम के बाद में भारी मानसून आता है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। साल के पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते ताकि पानी की जो हानि है ये कम हो सके उसके लिए। गाइस देखिए ये एसएससी स्पेशल सीजीएल की हमारी टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लगातार आपको देखने को मिल रहा है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा डला हुआ है पूरा, यानी कि जीके जीएस में जो जो टॉपिक आपके आ रहे हैं वो पूरे टॉपिक यहाँ पर टॉपिक वाइज या सेक्शनल चैप्टर वाइज के फॉर्मेट में डले हुए थे। वहां पर जाकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता ही है एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने थे सभी एग्जाम का अगर हम देखें ओवरऑल तो आपको वहीं से देखने को मिलता है। तो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। काफी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, डेमो भी डला है, तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नदी कायाकल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन रोपण इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार या केंद्र अगले 5 साल में 13 नदियों के कायाकल्प पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, और इस योजना का जो उद्देश्य है ये भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने, इसके अलावा कटाव को कम करने आदि के लिए नदियों और उनके सहायक नदियों के दोनों किनारों पर हरित आवरण विकसित करना है।
इस कायाकल्प मॉडल के लिए यमुना, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र सहित 24 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली नदियों की यहाँ पर पहचान की गई है इस मॉडल के या कायाकल्प के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब सुचेता कृपलानी हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी और उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और उन्होंने कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी, ध्यान रखिएगा, अपनी आत्मकथा लिखी थी इन्होंने एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, पहली राज्यपाल। तो क्वेश्चन याद रखना है आपको, सरोजिनी जो नायडू है ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, आपको याद रखना है। नंदिनी तत्पसी, आपको याद रखना है, नंदिनी तत्पथी 6 मार्च 1974 से 16 दिसंबर 1976 तक ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और शशिकला काकोडकर की बात करें तो 12 अगस्त 1973 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली है, ये ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है पहली महिला मुख्यमंत्री से, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। तो ये सारी पहली पहली है, आप देख लीजिएगा, एक नजर याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपका बन जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII अध्ययन में मानकीकरण के पहलू में भारत का रैंक क्या है? तो 7th रैंक है भारत का, 7वां। भारत और जर्मनी के बीच गुणवत्ता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, तकनीकी व्यापार बाधाओं को कम करने, उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को कम करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक GQII अध्ययन भारत को मानकीकरण पहलू पर 7वें स्थान पर रखता है और भारतीय मंत्रालयों, उद्योग संघों, मानकीकरण और प्रत्ययन निकायों और इंडो चेंबर, जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित 150 से अधिक जर्मन और भारतीय हितधारकों ने बैठक में भाग लिया। GQII एक डेटाबेस और रैंकिंग है जो इच्छुक व्यक्तियों को दुनिया भर के विभिन्न देशों में गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की तुलना करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि एक एग्जाम में ना पूछा जाए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है आपका, ऐसे कोई एग्जाम नहीं होती जहां पर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए बिरजू महाराज से। तो पंडित बिरजू महाराज जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1986 में, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक थे। भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन जो घराना है इसके प्रतिपादक थे ये पंडित बिरजू महाराज। इन्होंने जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया और गायक थे ये। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये दिया गया और कथक नर्तकियों के महाराज परिवार से ये थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना का चेहरा था, तो आप ये इनको जरूर से घराने वाला याद रखिएगा, क्योंकि घराने वाले जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन ये आपका बेसिकली बनता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवोल्यूशन का प्रसिद्ध जो नारा है किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, यहाँ पर इनका नाम आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो JP नारायण, जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवोल्यूशन का प्रसिद्ध नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से JP या लोक नायक के रूप में भी जाने जाते थे। इसके अलावा गाइस इंकलाब जो जिंदाबाद है ये नारा भगत सिंह जो कि हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। डू और डाई, करो या मरो का जो नारा है भारत छोड़ो, तो महात्मा गांधी ने दिया था। डू या डाइट या डू और डाइट या फिर करो या मरो के अलावा भारत छोड़ो, ये दोनों नारे महात्मा गांधी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा आप सभी को याद रखना है, श्याम लाल गुप्ता के द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बना है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ये आपको गलत है ये बताना है। क्लियर है? तो पहला कथन है आपका, विशु मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये उड़ीसा में नहीं मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है विशु। तो ये आपका पॉइंट गलत है। हमसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। क्लियर है? इसके अलावा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर मई के महीने में 14 या 15 मई के आसपास पड़ता है, तो बिल्कुल ये नहीं पड़ता, ये अप्रैल के लगभग आई थिंक मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये भी गलत हो जाएगा। विशु मलयालम कैलेंडर में पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग।
तो ये आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर जो गलत हमसे पूछा है कि गलत कौन कौन सा है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है दोनों गलत है, बाकी ये तीसरा वाला सही है। डिटेल कवर करवाएं। देखिए विशु जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय जो राज्य केरल है यहाँ का है, तो यहाँ पर क्या दे रखा था, उड़ीसा आपको दे रखा था, केरल का है, इसलिए ये गलत हो गया। केरल मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ये ऐसा कि यहाँ पर दे रखा है, मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, क्लियर है। और ये एक हिंदू त्योहार है, ये त्योहार मलयालम महीने मेडम के पहले दिन मनाया जाता है और जो आमतौर पर अप्रैल महीने में पड़ता है, यहाँ पर आपको मई दे रखा था। ये जो त्योहार है बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसमें विशु कन्नीतम और विशु साग्य जैसे जो विभिन्न अनुष्ठान है ये शामिल इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा ग्रेग बार्कले, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में आईसीसी के जो चेयरमैन है कौन बने हैं, आप सभी को पता है, करंट का क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में आईसीसी के जो है नए चेयरमैन बने हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, कौन बने हैं आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, क्लियर है। तो जे शाह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जे शाह जो कि अभी हाल ही में बने हैं, जो कि बीसीसीआई के सचिव थे, आपको याद रखना है। नवंबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले जो है नियुक्त किए गए थे। तो ग्रेग बार्कले जो है इनको सर्वसम्मति से 2 साल के कार्यकाल के लिए आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रक्रिया से तवेतुंगा मोकोहलानी की वापसी के बाद बार्कले का जो निर्विरोध इनको किया गया था, निर्विरोध किया गया था और बोर्ड ने अगले 2 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में जारी रखने के लिए उसके पूर्ण समर्थन की पुष्टि की थी। वहां पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है NZC इसके अध्यक्ष थे, न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे ये, और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के ये निदेशक भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए थे? तो ये किए थे 1989 में, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए थे, ये 1989 में किए थे। भारत का चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। राजीव गांधी सरकार द्वारा पहली बार 16 अक्टूबर 1889 को 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। 2 और आयुक्तों की नियुक्ति के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था, ये मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष तक कम होने के कारण निर्वाचन आयोग के बढ़े हुए कार्य का सामना करना था, क्लियर है। 61वां संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत ये किया गया था। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 की 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, क्लियर है। मतदान की जो आयु थी ये पहले 21 वर्ष थी, तो इसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष इसको कर दिया गया था। तो ये किया गया था 61वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1889 में। जनवरी 1990 में चुनाव आयोग के अतिरिक्त 2 पदों को आयुक्तों को समाप्त कर दिया गया था। 1989 में ये किया गया, उसके 1 साल बाद 1990 जनवरी में क्या किया गया, इन पदों को फिर वापस से समाप्त कर दिया गया। 1993 में भारत के राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, जिसके बाद से भारत का चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, क्लियर है। 1993 में फिर इन्होंने जो है राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। अब जब से अब तक ये जो है चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ये याद रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन आपका बनता रहता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में कौन सी आती है? तो शिक्षण प्रदान करना ये रिलेटेड है। देखिए परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा यही आपका बना है, शिक्षण प्रदान करना यानी शिक्षा। स्वास्थ्य बीमा जैसी गतिविधियां जो है ये तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसमें वे गतिविधियां शामिल होती है जिसमें सेवाओं का प्रावधान होता है। अब यहाँ पर हम एक एक करके आपको बता दें। देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है और इसमें कच्चा माल लेना और उसमें कुछ का उत्पादन करना शामिल है। क्या इसके उदाहरण है? तो जैसे तेल निकालना, कोयला खनन, कृषि, मत्स्य पालन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगर कृषि की बात करें कि किसान जो है कृषि करता है, ये किस क्षेत्र में आती है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है, आपको यहाँ पर क्लियरली दे रखा है। मत्स्य पालन वगैरह ये प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, इसके डेफिनेशन है विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है द्वितीय क्षेत्र को। यहाँ कई कच्चे माल लेता है और उन्हें एक उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार माल से जोड़ता है। इसमें कौन शामिल है? तो कार, फैक्ट्री, शराब की भट्टी, विभिन्न उपकरणों का विनिर्माण जो होता है वो आता है द्वितीय क्षेत्र में।
तृतीय जो क्षेत्र है इसमें उपभोक्ताओं और व्यापार के लिए सेवाओं की पेशकश का अमूर्त पहलू शामिल है। बीमा, बैंकिंग, शिक्षण, खुदरा दुकानें, ये सभी तृतीय क्षेत्र का जो बेसिकली उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है गांधार कला स्कूल। गांधार कला स्कूल का विकास देश राजवंश के अंतर्गत किया गया था। तो कुषाण राजवंश के अंतर्गत जो गांधार कला स्कूल है इसका विकास किया गया था, याद रखिएगा। कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया के खानाबदोश आदिवासी लोग थे जिन्होंने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे यूनानियों से गांधार पर कब्जा कर लिया और बाद में गंगा बेसिन के आसपास बस गए थे। तो गांधार कला स्कूल कुषाण राजवंश के अंतर्गत विकसित किया गया था, खासकर कनिष्क के दौरान। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म सहित कला और वस्तुकला का एक महान संरक्षक था। गांधार कला स्कूल वहां है जहां मूर्ति कला बनाने का विषय मुख्य रूप से ग्रीक शैली से में बौद्ध है, जहां मानव आकृति पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2022 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? तो ये जॉर्डन की गई थी, आपको याद रखना है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी। 2022 एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 1 से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित की गई थी। अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा, लवलीना बोरगोहेन, नाम सुना होगा आपने, स्वीटी बुरा, अल्फिया खान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, जबकि दूसरी ओर मीनाक्षी ने रजत पदक जीतकर अपना पहला एशियाई चैंपियनशिप अभियान समाप्त किया था। पहला जो टूर्नामेंट 1963 में बैंकॉक थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे इनका नाम जवाहरलाल नेहरू है। योजना आयोग की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो योजना भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है योजना आयोग का। और योजना आयोग केवल एक सहकारी निकाय है, यहाँ एक गैर संवैधानिक निकाय था और भारत में सामाजिक और धार्मिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार था ये योजना आयोग। नीति आयोग एक थिंक टैंक जो है ये है नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक है जिसमें योजना आयोग का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा जो योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया है। 2015 में आया था ये जनवरी में, 1 जनवरी को। नीति आयोग का उद्देश्य देश को सहकारी संघवाद बनाने पर जोर देने के साथ आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखी? श्रीमद् भगवद गीता जो रहस्य लिखी थी ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक उनके द्वारा तब लिखी गई थी जब वहां मांडले बर्मा की जेल में थे। तिलक का बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने केसरी अखबार के में स्वतंत्रता लेख जो है जारी किया था और प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि केसरी जो अखबार है इसमें स्वतंत्रता लेख जारी किसने किया था और प्रकाशित किसने किया था? भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो ये लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाइकेन जो है सेवाल, लाइकेन सेवाल और कवक के बीच एक सहजीवी साझेदारी है या सहजीवी संबंध ये होता है जो प्रदूषित वातावरण में इसकी अनुपस्थिति के कारण जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। आमतौर पर चट्टानों और पेड़ों के तनों पर स्थित लाइकेन जंगलों के भीतर पर्यावरणीय बदलावों की निगरानी करने, वन संरचना संरक्षण प्रयासों, वायु शुद्धता और जलवायु गतिशीलता में परिवर्तन को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है रऊफ एक लोकनृत्य है जो देश राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये जो रऊफ है ये जम्मू कश्मीर का एक लोकनृत्य है, आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो राज्य है इससे जुड़ा हुआ है। तो रऊफ एक लोकनृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है साधारण फुटवर्क से बना होता है जिसे चक्री भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साधारण फुटवर्क से बना होता है जिसे चक्री भी कहा जाता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें दमली आता है, हिकत और मांझड़ा इसमें आता है। तो ये भी इसमें शामिल है। आपका अगर बने क्वेश्चन तो आसानी से बता दीजिएगा। अगला है भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये तटीय आंध्र प्रदेश का तट हो जाएगा आपका, तटीय आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश हिंसक जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारत का सबसे अधिक प्रभावित तट है। क्लियर है? क्योंकि अधिकांश चक्रवाती जो तूफान बंगाल की खाड़ी से बनते हैं जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पूर्वी तट ऐसे तूफान से गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो पूर्वी तट के कुछ हिस्सों जैसे कि कोरामंडल तट, चोलमंडलम या आंध्र तट ये जो है शामिल है इसमें।
एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेजी से घूमने वाली तूफान प्रणाली है जो कम दबाव केंद्र, एक बंद निम्न स्तर के वायुमंडलीय परिसंचरण, तेज हवाएं और तूफान की एक सर्पिल व्यवस्था की विशेषता है जो भारी बारिश और झटके पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन दोनों बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं गुणसूत्र में। क्रोमोसोम पशु और पौधों की कोशिकाओं के केंद्रक में अंदर स्थित थ्रेड यानी धागे जैसी संरचना होती है। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन से बना होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का एकल अणु ये होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? तो ये समान रहता है, आपको याद रखना है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का जो मान होता है ये समान रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान समान रहता है, आपको याद रखना है। जब एक परिपथ के समांतर में कई प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो धारा का जो मान है पथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, वोल्टेज समान इसमें रहता है। एक श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है और एक समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विपरीत के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समन्वय बंधक द्वारा क्या बनता है? क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक समन्वयक आबंध बनता है, याद रखिएगा। एक समन्वयक आबंध एक प्रकार का सह संयोजक आबंध है जहां आबंध बनाने वाले दो इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से उत्पन्न होते हैं और यह सहज संयोजक है। आबंध दो परमाणु और द्वारा इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करने से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेला बनर्जी मामले के निर्णय के तुरंत बाद कौन सा संशोधन जो है ये किया गया था? तो बेला बनर्जी मामले के निर्णय के तुरंत बाद जो संशोधन पारित किया गया था ये चौथा संशोधन था। चौथा संशोधन वर्ष 1955 में 1955 में बेला बनर्जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। चौथे संविधान संशोधन के तहत भुगतान करने पर जोर दिया गया था। क्लियर है? तो बिल उद्देश्यों और कारणों का बयान, यह बिल अनुच्छेद 31 ए और 305 और भारत के संविधान की 9वीं जो अनुसूची है इसमें संशोधन करना चाहता है। तो संशोधन की अगर अपन बात करें तो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के एवज में दिए जाने वाले मुआवजे का पैमाना अदालती की जांच के से परे बनाया गया। किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को अधिकृत किया। 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को शामिल किया गया और अनुच्छेद 31 ए कानूनों की बचत का दायरा इसमें बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1998 मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण जो है किस राज्य में आता है ये आपसे पूछा है। आपका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जो जिले पर आता है। थार रेगिस्तान क्षेत्र में एक दूरस्थ स्थान है और भारत के भूमिगत परमाणु हथियार विस्फोटों के परीक्षण स्थल के रूप में यह काम करता है। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले के स्थित एक गांव और नगर पालिका है। ये थार के रेगिस्तान में स्थित है, आप याद रखिएगा। भारत ने यहाँ परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए परीक्षण किए हैं। भारत ने साल 1974 में, याद रखिएगा, भारत ने साल 1974 में भी पोखरण जो है इसमें अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो परमाणु जो परीक्षण हुआ था पोखरण में ये कब हुआ था? 1974 में। इसको जो नाम दिया गया इस परीक्षण को, इसका नाम जो कोड है इसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा। ये परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन रोग के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में महत्व को उजागर करने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के अवसर पर पिछले 8 वर्षों से 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला है इसके पास से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसी प्रकार ताप्ती जो नदी है ये भी अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर एक और नदी है जोहिला नाम की, जोहिला, तो ये आपको याद रखना है। सोन नदी और इसके अलावा नर्मदा नदी और जोहिला नदी, ये तीनों जो नदियां हैं एक ही स्थान से निकलती है। एक ही स्थान से इन तीनों का उद्गम होता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से इन तीनों का उद्गम होता है, याद रखिएगा। ताप्ती जो नदी है ये भी अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा के साथ साथ।
गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से शुरू होती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। याद रखना है आपको। हीराकुंड बांध के लिए प्रसिद्ध महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक दंडकारण्य की पहाड़ी है, उत्तरी पहाड़ी, यहाँ से निकलती है सिवा नामक स्थान से और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। कृष्णा जो नदी है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा याद भी रखना है कि कौन से कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाती है, कहाँ पर गिरती है, क्या क्या काम करती है। काम से मतलब मेरा ये है कि कहाँ पर बांध है, कहाँ पर किस दिशा में मुड़ती है और किस राज्य से होकर जाती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर आज के इस मॉक टेस्ट में हमने बेसिकली ये जो सेट हम आपके लिए लेकर आए, इसमें हम 25 जो क्वेश्चन हैं बेसिकली आपको कवर करवा चुके हैं और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि कई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो, क्योंकि आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है सेम पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा, तो लेटेस्ट पैटर्न पर है और इनसे भी अच्छे जो टेस्ट है आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। पूरा एफएलटी यहाँ पर डला हुआ है और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट डले हुए, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। एमपी इसके अलावा एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एसएससी जीडी की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो इनको अगर आपने इनरोल नहीं किया इनमें तो इनरोल करिएगा, पहले डेमो चेकआउट करिएगा, डेमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर लाभ आप उठा सकते हैं। इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए ताकि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें को अच्छे से देख पाएं और अच्छे से नोट्स बना पाएं, तो आप हमारे क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।